भारत एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम इलेक्शन एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भोपाल से अजय भटनागर। सबसे पहले मैं भोपाल के जो 6 विधानसभा सीटें हैं जो शहर की लगती हुई हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। 6 सीटें हैं और 6 सीटों में सबसे खास सीट जो मानी जाती है वो भोपाल मध्य सीट मानी जाती है। भोपाल का धीरे धीरे विस्तारीकरण हो रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो भोपाल भी चारों तरफ फैलता जा रहा है। और अब हम अगर भोपाल की थोड़ी सी व्याख्या करें भौगोलिक स्थिति की, तो 2 भागों में बांट के इस भोपाल को देखा जा सकता है, पुराना भोपाल और नया भोपाल। जिस विधानसभा सीट में हम खड़े हैं वो मध्य विधानसभा सीट आती है, भोपाल मध्य विधानसभा। इसकी खासियत ये है कि इसमें आधा पोर्शन इसका पुराने भोपाल में आता है, यानी कि जो परंपरागत है, और आधा पोर्शन इसका नए भोपाल में आता है, यानी कि जब विस्तारीकरण हुआ और नया भोपाल बसा तो उसमें आधा पोर्शन आता है। और इसीलिए इस सीट को खास कहा जाता है, क्योंकि जिस आधे पोर्शन में यानी पुराने भोपाल में देखें तो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ज़्यादा रहते हैं, वहीं नए भोपाल में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग कम हैं। यहाँ कांग्रेस ने आरिफ मसूद को एक बार फिर मैदान में उतारा है। ये वर्तमान में विधायक हैं और एक बार फिर मैदान में हैं। और कांग्रेस की तरफ से ध्रुव नारायण सिंह, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, एक बार पहले भी ये विधायक रह चुके हैं और अब एक बार फिर चुनाव मैदान में। दोनों के बीच कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। एक बार देखना है कि ये 17 तारीख को जब मतदान होगा उसके बाद ही मालूम पड़ेगा कि क्या किसके पाले में गेंद गई है। मगर इससे पहले तमाम सारी ऐसी चीजें हैं जो मतदाताओं के मन में भी हैं और पार्टियों के मन में भी है। सबसे पहले हम मतदाताओं से जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। सबसे पहले हम जानना शुरू करेंगे आपसे कि मध्य विधानसभा को देखा जाता है 2 भागों में, पुराने भोपाल से और नए भोपाल से कहा जाता है, इसीलिए ये इसकी खासियत है। तो मुद्दे भी क्या बट जाते हैं, क्या मुद्दे खास रहते हैं? बिल्कुल, देखिए मुद्दे तो पूरे बटे हुए चल रहे हैं, क्योंकि हिंदुओं के मुद्दे अलग हैं, मुस्लिमों के मुद्दे अलग हैं। और खास तौर पे क्या है कि जब वोटिंग होती है तो वोटिंग में आप देखिए कि मुस्लिम वोट जो है एक तरफ पड़ता है, लेकिन हिंदू वोट जो है विभाजित हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मुद्दों के लेके चलते हुए अब जैसे इस टाइम पे जो आप हालात देख रहे हैं, इस टाइम पे हालात ये है कि आरिफ मसूद जो है पिछली बार जो जीते थे उसका मेन कारण ये था कि जो पूर्व भाजपा के विधायक थे उन्हें अतिक्रमण माफिया के नाम से भी आप कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जहां भी कहीं अतिक्रमण होता है और अगर कोई उसकी शिकायत पहुंचती है तो सबसे पहले उन्हीं विधायक महोदय का फोन जाता है। तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं दिखता है कि भाजपा के पूर्व विधायक जो है उन्हें लगातार अतिक्रमण करवाए, और जो जनता चिड़ी हुई थी उन्हें चिड़ने के कारण जो है इस साइड में कांग्रेस को वोट दिया। अब करंट वाले हिसाब किताब में जो है कांटे की टक्कर नजर आती है। उसका कारण यह है कि जो पूर्व विधायक रह चुके हैं ध्रुव नारायण सिंह वो खड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ जो है आरिफ मसूद हैं। अब देखना यह है कि मतलब मतदाता का रुझान किस तरफ जाएगा। भाजपा के जो हालात हैं वो साफ तौर पे आपको नजर आ रहा है कि भाजपा की स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार लास्ट में जो चुनावी घोषणाएं की गई हैं, लाडली बहना वगैरह सब, और करोड़ों अरबों रुपए का कर्जा जो लिया गया है लगातार लेने के बाद आप जनता में आपने बांटा है, साफ तौर पे एक तरीके से कहा जाए तो ये पब्लिक का वोट खरीदने की कोशिश की गई है, क्योंकि इससे बेहतर आपको इलाज उपाय नहीं मिल सकता। उसका तमाम सारे आपके आरोप हैं भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी से शिवम है हमारे साथ। आप बताइए कि आप जब जनता के बीच में जाएंगे तो वोट कैसे मांगेंगे, क्या आप गिनाएंगे कि वोट आपको दिया जाए, यानी भारतीय जनता पार्टी को? देखिए अजय जी, भारतीय जनता पार्टी जब भी किसी चुनाव में उतरती है, जिन राज्यों में हमारी सरकार होती है, तो अपनी सरकार के द्वारा किए गए विकास के कार्यों को जनता के बीच में लेकर के जाते हैं। पिछले 20 वर्षों का कार्यकाल मध्य प्रदेश में हमारा रहा है, जिसमें एक सबसे ज्यादा वक्त तक हमने शासन किया। 15 महीने की उस दुरावस्था को, दौर को हम छोड़ देते। तो इन 20 वर्षों में मध्य प्रदेश की स्थिति को जिस प्रकार से परिवर्तित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, उसको मध्य प्रदेश की जनता ने आधारभूत रूप से महसूस किया है। हम सड़कों की बात कर लें, 44,000 किलोमीटर की सड़कें मध्य प्रदेश में थी, आज 4.5 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कें हैं। और कई सारे एक्सप्रेस हाईवे, चाहे विंध्य एक्सप्रेस वे की हम बात कर लें, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की बात कर लें, यह जो एक नर्मदापुरम एक्सप्रेस वे की बात कर लें, इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के शासनकाल में बनाए जा रहे हैं। बिजली की स्थिति की हम बात कर लें, मध्य प्रदेश में बिजली कब आती थी, कब चली जाती थी, यह किसी को नहीं मालूम था। सड़कों में गड्ढे थे। और बिजली की अगर आज सबसे महत्वपूर्ण आप देखिए, मध्य प्रदेश में बिजली का कुल उत्पादन 5,000 मेगावाट का था। प्रदेश का अन्य प्रदेशों की सप्लाई तो छोड़िए, अपने लोगों को बिजली पहुंचाने के लिए सरकार के पास उपलब्ध नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
इस चीज को सुनिश्चित किया कि मध्य प्रदेश आज बिजली सरप्लस राज्य बना। 28,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली हमारा प्रदेश उत्पादित करता है। दिल्ली की मेट्रो मध्य प्रदेश की बिजली पर चलती है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आई। जिन शिक्षकों को गुरुजी बनाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया था, संविधान नियुक्ति का कल्चर लेकर के आई थी, आज चमचमाते हुए सीएम राइज स्कूल बनाए गए हैं। तवेलों में विद्यालय चलने की बात करेंगे। बहुत सारे विकास की बातें हैं और भारतीय जनता पार्टी का कहना भी है कि विकास और जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं राज्य की और केंद्र की, उसके मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा रहा है। विकास की तमाम बातों के बीच हम कांग्रेस से भी बात करना चाहेंगे। आप बताइए, कांग्रेस के लोग कुछ हमारे साथ हैं। जी जी आरिफ मसूद यहाँ से प्रत्याशी हैं जी। जनता उनको दोबारा वोट क्यों दे? आप किस तरह से जा रहे हैं मतदाताओं के बीच? कौन से ऐसे काम किए हैं जो कि मतदाताओं से आप दोबारा मांगने जा रहे हैं? हमने जो कहा था वो करा है। हमने विकास करे हैं यहाँ पे, और जो योजनाएं वो चलाई हैंगी। यहाँ पे हमने कोचिंग क्लासेस जो चाहिए फ्री निःशुल्क क्लासेस हैं वो हमने दी हुई हैंगी। यहाँ पे 350-400 बच्चे निःशुल्क कोचिंग क्लासेस पढ़ते हैं। और बाकी हमारा विकास गली गली में नाली, सीसी रोड, डामरीकरण, यही विकास पे हम सब लोग के बीच में जाएंगे। जब कमलनाथ जी की बात आती है कि कमलनाथ जी को सीएम बनाया जाएगा, तमाम सारे फेस सामने आते हैं मध्य प्रदेश में और इसको लेकर तमाम सारी कंट्रोवर्सी भी सामने आती है, तो क्या ये अंदरूनी लड़ाई कांग्रेस को डैमेज नहीं करेगी? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। वो अंदरूनी लड़ाई तो सभी जगह आएगी। बीजेपी में भी यही लड़ाई, इससे बड़ी लड़ाई है। शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन कर रहे हैं ये लोग। क्यों कर रहे हैं? उन्होंने विकास ही नहीं करा है। मध्य प्रदेश पिछड़ा जा रहा है, पिछड़े वर्ग पे जा रहा है। कोई विकास नहीं, सिर्फ घोषणाएं वीर। अभी जो लाडली लक्ष्मीबाई जो निकाली है योजना, ये सिर्फ 4 महीने पहले निकाली, आगे तक चलेगी नहीं चलेगी। 4.5 साल पहले इनकी सरकार थी, तो उस टाइम उन्होंने क्यों नहीं निकाली? अभी क्यों निकाली है? पहले भी लाडली लक्ष्मी थी, अब लाडली बहना निकाल दी। हाँ, तो वो तो सिर्फ 4 महीने पहले निकाली है ना। उससे पहले 4.5 साल का वक्त था इनके पास। उस टाइम उन्होंने क्यों नहीं निकाली? क्यों याद नहीं आई? कोरोना के टाइम पे जो लाडली लक्ष्मी जो बहनें थी, वो वहां पे उनको जरूरत थी, तब क्यों याद नहीं आई? अब क्यों याद आ रही है? बीजेपी से जवाब ले लेते हैं। इनका कहना है कि लाडली बहना अब क्यों याद आ रही चुनाव के समय? देखिए, मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी। दिग्विजय सिंह के शासनकाल में मध्य प्रदेश में कोख को कत्ल खाना बना दिया गया था। जो लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर लगभग 940 महिलाओं का था। हमारी ही सरकार की महिलाओं की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं, उसके परिणाम स्वरूप आज 1000 पुरुषों पर मध्य प्रदेश में 976 महिलाएं हैं। पहले तो उनकी स्थिति को सुधार लाया गया, उसके पश्चात उनके आर्थिक सशक्तिकरण की आवश्यकता थी। कामकाजी गृहिणी महिलाएं होती हैं, पूरे दुनिया में इस बात की मांग की जाती है। महिलाएं हैं, उनको आर्थिक रूप से उतना जीविकोपार्जन नहीं मिल पाता जो उनको मिलना चाहिए उनके परिश्रम को बदले। तो स्टेट इंटरवेंशन की आवश्यकता थी। हमारी सरकार ने उस दिशा में प्रयास किया। दूसरी चीज, इन्होंने अपने विधायक जी के बारे में कई बातें की। क्या भोपाल की राष्ट्रवादी जनता इस बात को जानती नहीं है कि इनके विधायक जी पीएफआई और सिमी जैसे संगठनों के प्रबल समर्थक हैं, वंदे मातरम का विरोध करते हैं? तो क्या मध्य प्रदेश और भोपाल की जनता किसी ऐसे जन प्रत्याशी को चुनने जाएगी जो देश विरोधी हो, जिसकी मानसिकता में सनातन के विरुद्ध जहर हो? मध्य प्रदेश की जनता इस बार संकल्पित ले लेते हैं। आप कांग्रेस से हैं, आप बताइए कि बीजेपी आरोप लगाती है दिग्विजय शासनकाल की कि 10 साल हमने कांग्रेस का शासनकाल देखा, 15 महीने का ये शासनकाल देखा, और एक तरफ अपने विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं की बात करती है। आप भी जनता के बीच जा रही हैं, तो किस तरह से जा रही हैं? क्या मुद्दे लेके जा रही हैं कि जनता आपको वोट दे? देखिए, हम जैसे आप मध्य विधानसभा की बात कर रहे हैं, हम मध्य विधानसभा की ही बात लेके जा रहे हैं। जो हमारे विधायक है माननीय आरिफ मसूद जी, पिछले 5 साल में उन्होंने इतने विकास कार्य करे हैं जिसकी उनको एक मतलब हमारे पास एक बुक है, उसमें आप पढ़ सकते हैं। पूरा आप देखेंगे 45 से लेके 51 वार्ड तक, हर वार्ड में आप देख लीजिए डामरीकरण, पेविंग ब्लॉक देख लीजिए, संजीवनी देख लीजिए, आप आंगनवाड़ी मतलब विकास के मुद्दे हैं, विकास के ही मुद्दे हैं हमारे। हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे। हमने इतना विकास किया है तो हमको बोलने में कोई हिचक नहीं है कि विकास के आधार पे ही वोट मांगेंगे। और जनता जानती है, इधर उधर की बातें करने से कुछ नहीं होगा। आप जाइए फील्ड में, आप जनता से बात करिए, जनता से रूबरू हुए, वो हकीकत आपको बताएगी कि विधायक आरिफ मसूद जी उनके बीच में कितना काम किया है उन्होंने। कमलनाथ जी तमाम सारी योजनाओं का वादा कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि खजाने में इतना पैसा है कि वो दे सकते हैं?
हाँ, कमलनाथ जी दे सकते हैं। कमलनाथ जी ने पहले भी घोषणा की थी कि मैं किसानों का कर्जा माफ करूंगा, तो किसानों का कर्जा माफ किया माननीय कमलनाथ जी ने। और मैं ये चाहती हूँ कि इस जैसे पे तो आरोप लगते रहे, बीजेपी आरोप लगाती है कि एक भी आदमी आप ले आओ कि 2 लाख रुपए से ज्यादा का कोई कर्जा माफ किया हो। बीजेपी के पास में कोई ऑप्शन रहा नहीं, तो वो तो आरोप के अलावा और क्या कर सकती है। लेकिन कमलनाथ जी ने खुद छिंदवाड़ा जिले में, और मैं वहाँ की रहवासी भी हूँ, जहाँ एक कर्जा माफ हुआ है, और जिस जगह में देवास में जो किसान छिंदवाड़ा में हुआ मैं बदला जानता हूँ, परंतु ऐसा आपको लगता है कि बाकी जगह हुआ है? आपने जो बोला पैसा नहीं है, इनके पास पैसा है जो 450 में सिलेंडर देंगे। अभी तो दे रहे हैं ना, अभी तो दे रहे हैं। तो हम भी जो हमने जब बहुत कमलनाथ जी ने कहा 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, तो वो भी अगर पूछते हैं तो ये कहाँ से देना है, हम भी देंगे। और उन्होंने कहा लाडली लक्ष्मी बहना योजना पहले कमलनाथ जी ने बनाई, लाडली सम्मान योजना, हर चीज को तो नकल कर रहे हैं। जब मेरे भाई ने कहा कि हमारे विधायक जी वंदे मातरम का विरोध करते हैं, ये करते हैं, आप तो जनादेश का विरोध कर रहे हैं। जितने लोग इनको नए भोपाल में वोट दिए, क्या वो इस चीज के विरोधी थे? हम तो इसको विकास को लेके जाएंगे, और विकास कहाँ से कहाँ तक नहीं हुआ, जहाँ नहीं हुआ बताइए, हम बताएंगे विकास कहाँ हुआ है। और जिस जगह हम ये खड़े हैं ना, उससे पहले जो अतिक्रमण की जो बात हो रही थी, आज भी यहाँ के जो पूर्व एक उसके नगर निगम के जो अध्यक्ष थे, उनका पूरा अतिक्रमण है यहाँ से वहां तक, उसकी भी जांच होगी। आप दोबारा आने तो दीजिए, हम लोग तो आ रहे हैं। सीधी बात है, ना बहस ना दलील, जीतेंगे मसूद, जीतेंगे आरिफ मसूद। देखिए, कांग्रेस बहुत कॉन्फिडेंट है इस चीज को लेकर कि एक बार फिर कांग्रेस आ रही है, आरिफ मसूद एक बार फिर विधायक बन रहे हैं। पर इस बीच एक बड़ा मुद्दा चुनावों में एंट्री कर गया है राम मंदिर का, और राम मंदिर को और कांग्रेस में एक बार फिर बहस शुरू हो गई है। आप बताइए कि ये मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है, क्या इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? जी, मैं तो पहले तो ये चीज बोलूंगा, भाजपा धर्म की राजनीति करने में एक्सपर्ट है। उनके पास वो मुद्दे नहीं है, क्योंकि पता है कि हमने इन 20 सालों में मध्य प्रदेश में हो चाहे कहीं हमने कुछ नहीं करे। उनके पास मुद्दों की राजनीति नहीं बची, तो वो करें क्या? तो वो धर्म की राजनीति करते। श्री राम प्रभु है हमारे, हमारे दिल मन सब में बसते हैं, पर हम धर्म की राजनीति नहीं करते, मुद्दों की बात करते हैं। हम भाजपा के लोगों से पूछना चाहते हैं, मुद्दों की बात क्यों नहीं करते? आज युवा बेरोजगार घूम रहा है, बेरोजगारी दर मध्य प्रदेश में बहुत ऊपर पहुंच गई, महंगाई ऊपर पहुंच गई, युवा बेरोजगार भटक रहा, शिक्षा का स्तर मध्य प्रदेश में सबसे खराब हो चुका है। उस पर बात नहीं करेगी, क्योंकि अगर जनता उनसे बात करेगी, बोलने के लिए कुछ नहीं है, उनके फिर नारे चालू हो जाएंगे, धर्म की राजनीति चालू हो जाएगी। तो मैं अपने भाजपा के साथियों से बोलता हूँ कि धर्म को एक सेकंड साइड में रख के आप मुद्दों की बात करो। है हिम्मत तो सामने आई है, मुद्दों की बातों पे बात कर रही है, तो उसमें फायदा रहेगा। जवाब ले लेते हैं भारतीय जनता पार्टी से, मुद्दों की बात नहीं करते आप लोग, आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के लोग कि आप धर्म की बात करते हैं, चुनाव आते हैं, धर्म बीच में आ जाता है, मुद्दे गायब हो जाते हैं। मुद्दे कहाँ जाते हैं? देखिए, सबसे प्राथमिक चीज ये है कि कांग्रेस पार्टी इस चीज को लगातार आगे बढ़ाया है कि धर्म और संस्कृति जो है वह विकास का कहीं ना कहीं विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया, एक और विकास के नए प्रतिमान स्थापित किए, दूसरी ओर हमारी जो सांस्कृतिक विरासत थी उसको भी कहीं ना कहीं पुनर्स्थापित करने का काम किया। उसी बात से कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है। इनके नेता दिग्विजय सिंह बाबरी मस्जिद को शहीद बताते हैं। कल के मिश्रा का हमने बयान देखा, बाबरी मस्जिद की शहीदी करके इस प्रकार से बयानबाजी करते हैं। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, इस देश में आज जागृति के हम दौर में है। पूरा देश आज इस चीज को देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास के कौन से आयाम किए। अल्पसंख्यक वर्ग के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितने कल्याणकारी कदम उठाए हैं, चाहे वह अल्पसंख्यक बहनों को जो ट्रिपल तलाक जैसी एक महामारी थी, बीमारी थी, उससे बाहर निकालने की बात हो। आज प्रधानमंत्री आवास में अल्पसंख्यकों की आबादी देश में मात्र 13% के आसपास है। प्रधानमंत्री आवास 31% से ज्यादा अल्पसंख्यक, यह बात इनको जाननी चाहिए। वह लोग जो अल्पसंख्यकों को इतने वर्षों तक वोट बैंक समझते थे, वोट बैंक के पॉकेट के रूप में उनका इस्तेमाल करते थे, कभी उन्होंने उसके आर्थिक अथवा सामाजिक सुदृढ़ीकरण की दिशा में नहीं सोचा। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक वर्ग को छलने का काम किया। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, और मध्य प्रदेश की बात, तो मध्य प्रदेश में भी प्रधानमंत्री की आवाज मिले हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, देखिए, इस देश की जो एक सांस्कृतिक चेतना है, जो एक आध्यात्मिक चेतना है, चाहे वह राम मंदिर के माध्यम से हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के माध्यम से हो, मथुरा जी से हो, या फिर मध्य प्रदेश में ही जो महाकाल लोक बना, जिस प्रकार मध्य विधान, अगर बात करते हैं, एक मिनट, मैं बात कर रहा हूँ, एक मिनट, मैं बात सुनिए, एक मिनट बात सुनिए ना। विकास और जन कल्याण की बात होती है, एक मिनट सुन लीजिए। विकास और जन कल्याण की बात होती है, मगर इस बीच कांग्रेस आरोप लगाती है कि भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम सारे जो मुद्दे जनता के लेके कांग्रेस आती है, और कांग्रेस कह रही है कि आप जन कल्याण की बात कर रहे हो, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, इसमें क्यों नहीं बात करते? देखिए, जब चुनाव आते हैं तभी याद आती है, ठीक है।
एक बात सुनिए, वो जनता बता देगी, हम जनता बता देगी सुनो, आपको। चुपचाप सुन रहा देना, जनता सुनो आपको बोलने चुपचाप। की आवश्यकता नहीं है। जनता 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 इतनी समझदार है। जनता देखिए, अगर गरीबी है तो उसके लिए जन कल्याण योजना है। बेरोजगारों के लिए अभी हमारे मुख्यमंत्री ने सीखो और कमाओ युवाओं के लिए। देखिए, सरकारी नौकरियां जो आप बोल देते हैं, सरकारी जॉब सबके लिए संभव नहीं है, एक सीमित संख्या है। इसलिए आपके स्वरोजगार, इसलिए हमारा G2 आ रहा है। G2 में हमारे बच्चों को रोजगार मिलेंगे। महिलाओं के लिए इतनी कौशल विकास योजना, अपने घर से रोजगार करने लगी हैं, अपना खुद का सेल्फ बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। तो ये बहुत सारी हमारी जो 20 साल में हमारी सरकार ने करा, यूनिवर्सिटी बनाई है, कितना काम किया। क्या होता है, जनसंख्या हर साल कितनी बढ़ रही है। भारत की जनसंख्या जिस कदर बढ़ रही है, उस कदर सुलभ साधन आराम से ही होंगे एकदम। ये जो आपकी योजना है वो ठीक है, पर इनके सबसे बड़े जो आरोप हैं जिसके लिए वो जनता के बीच में जा रहे हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आज ही आप देख लो प्याज क्या भाव हो गया। भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं कि कमीशनबाजी चलती है बीजेपी भी सरकार में। तमाम सारा उनका जवाब आप कैसे देंगे? अजय जी, सबसे पहली चीज महंगाई की, अगर वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बाद के हम दौर में खड़े हैं, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था आज पटरी से उतर चुकी है। दुनिया का ऐसा विकसित से विकसित देश नहीं है जहां महंगाई की दर लगभग 20% के आसपास न हो। भारत में उसकी औसत दर लगभग 7% है और मध्य प्रदेश तो राष्ट्रीय औसत से भी कम यहाँ महंगाई की दर है, 5% के आसपास है। कुछ चीजों की हो सकती है कि सप्लाई चेन क्राइसिस की वजह से प्याज की कीमतें बढ़ जाए, कभी टमाटर की बढ़ जाए, लेकिन उसको आप पूरे परिवेश में अगर पूरी महंगाई का आधार बना करके देखेंगे तो स्वाभाविक तौर पर यह कुंठित और ग्रसित मानसिकता है। दूसरी चीज, यहाँ पर नाली गली के विकास से ज्यादा आज जब अमृत काल में हम पूरे राष्ट्र में मां भारती के वैभव को उत्कर्ष पर कैसे लेकर के जाएंगे, विमर्श का यह विषय है। तो यह एक मोहल्ले की, एक नाली की, एक गली की, अगर आप राष्ट्रीय पूरा परिदृश्य को ही नकारात्मक बना देंगे, PFI और इस प्रकार के संगठनों के आप समर्थक बन जाएंगे, जो मूलभूत जो दिक्कतें होती हैं वो भी तो महत्वपूर्ण। देखिए अजय जी, मूलभूत दिक्कतों को निदान करने का काम भारतीय सरकार ने किया। अगर आज 1250 रुपए प्रत्येक महिला के खाते में जा रहे हैं तो उसमें न कोई जाति देखी जा रही, न कोई धर्म देखा जा रहा है। बात कर लेते हैं। आप बताइए कि जब कांग्रेस बात करती है कि जन कल्याणकारी योजना बीजेपी गिनाती है, तमाम विकास की योजना है वो गिनाती है, मगर आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि महंगाई तो पूरे विश्व में बढ़ रही है, हर देश में बढ़ रही है। उस हिसाब से भारत में तो इतनी महंगाई है नहीं। भारत में महंगाई तो बहुत है ना, महंगाई तो बढ़ ही रही है जितनी। अभी देखिए महंगाई आज 80 रुपए किलो प्याज हो गई, कैसे हो गई है? अभी चुनाव आ रहा है तो महंगाई बढ़ गई इनकी। और अभी हम तो बात करेंगे हमारी मध्य विधानसभा की। यहाँ पे भाई ने, आरिफ मसूद ने सारे काम जो आप देखो, विकास के काम सबसे ज्यादा हुए हैं। आप विकास की बात करोगे तो आरिफ मसूद के जैसा कोई विकास नहीं करा। 10 साल पहले भी इनने जब आए थे, इनके विधायक थे सुरेंद्र नाथ मम्मा और पूर्व विधायक ध्रुवनारायण सिंह भी रह चुके, कोई काम नहीं करा इनने। लेकिन आरिफ मसूद जब से आए तो हर जगह रोड नाली सब चुक बन गए। और नजर में क्या काम कराएं? देखिए सर, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ आपको, जो जिस प्रकार से 2018 में हम जनता के विश्वास पे उतरे, तो जनता ने जो आशीर्वाद दिया था हमें, वो आशीर्वाद इस बार 2023 में भी हमें मिलेगा। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ आपसे, काम करा था दिल से, जीतेंगे फिर से। एक बार सर और कई लोगों से बात करना चाहेंगे। आप बताइए कि तमाम सारे मुद्दों के बीच में या बयानबाजी जो चलती है, आप देखते हैं कि मुद्दे कुछ और आते हैं और चुनाव आते आते, मतदान आते आते वो बयानबाजी में बदल जाते हैं और कहीं ना कहीं ये जो मुख्य मुद्दे रहते हैं, जनता के मुद्दे रहते हैं, वो भटक जाते हैं। तो क्या लगता है कौन से मुद्दों पे जनता वोट करना चाहती है? देखिए, महंगाई एक मुद्दा है और जैसे कि हमने देखा है कि भाजपा सरकार ने कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ के और खरीद फरोख्त करके जनादेश तोड़ के सरकार बनाई। कल खुद अमित शाह आए और आज जो है हर अखबारों में छपा है कि खुले प्रकार से केंद्रीय मंत्री अमित शाह जो है वो अधिकारियों को धमका रहे हैं। खुला आचार संहिता का उल्लंघन है, खुली गुंडागर्दी है। भाई, आपने अगर काम किया है और आपने काम अच्छा किया है तो जनता पे विश्वास हो। ये खुद बौखलाए हुए हैं इतने कि आज जो है मंच पे आके केंद्रीय मंत्री जी खुलेआम अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं। आज की आप सारे अखबारों में पढ़ सकते हैं ये चीज। इससे खुद समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो है ये इन्हें समझ में आ रहा है कि जनता आज जो है भाजपा सरकार के साथ नहीं है और कांग्रेस सरकार जो है कहीं ना कहीं विकास के मुद्दों पे बोलती से ज्यादा काम करने पे ज्यादा विश्वास रखती है। यहाँ मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 2018 के जब चुनाव हुए थे
तो ना भाजपा को बहुमत मिला था, ना कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था, बहुमत से कुछ दूर रह गए थे दोनों। और ऐसे में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और निर्दलीय ये 7 बाहरी विधायकों ने समर्थन देके कमलनाथ की सरकार बनाई थी। मगर उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया और जो बाहरी विधायक समर्थन दे रहे थे, उनके समर्थन वापसी के बाद भाजपा की सरकार अस्तित्व में आई। और इसको लेकर कांग्रेस आज भी कहती है कि हमारी सरकार को ये लूट ले गए, कहीं ना कहीं छीन ले गए। बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी से। बड़ा आरोप लगता है इस बात को लेकर कि बनी बनाई सरकार को, आपने चुनी हुई सरकार को गिरा दिया। देखिए जब कोई सरकार इस प्रकार से जनता से झूठे और फरेबी वादे करके सत्ता में आती है, जिसमें इनके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी आए, हाथ की उंगलियों पर 1 से 10 तक की गिनती गिन के गए, किसानों का कर्जा 10 दिन में माफ, नहीं तो 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल जाएगा। इस हिसाब से तो पूरे महीने अरे 2 लाख रुपए का कर्जा 10 दिन के भीतर माफ करने की बात कही गई थी और आज तक वह नहीं हुआ। मध्य प्रदेश की जनता को छलने का काम किया, युवाओं से बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही गई और जब सरकार में है तो ढोर चराने का काम किया। जब सिंधिया जी ने वही पुराने वादे कांग्रेस पार्टी और इनके नेतृत्व को याद दिलाने का काम किया तो कमलनाथ जी कहते हैं सड़कों में आ जाइए। सिंधिया जी ने पूरी इनकी सरकार को सड़कों पे ले आया और स्पष्ट कर दिया कि मध्य प्रदेश की जनता का जनादेश उपचुनावों में हम सब ने देखा कि कितना अप्रतिम तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा। भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता ने उपचुनावों में अपनी जो एक सरकार गिराने का पूरा उपक्रम हुआ था उस पर अपनी मुहर लगाने का कहा। अरे जनता का जनादेश कब से खरीदा हुआ? ये खरीदी हुई सरकार का आरोप लगा रहे हैं आप, बताइए। ये खरीदी हुई सरकार है जो ये कह रहे हैं ना कि खरीदी हुई सरकार में यहाँ साल जनता को बेवकूफ बनाया और इन्होंने 5 सालों में लाडली बहना इनको याद नहीं आई। लाडली बहनों को 1000 रुपए जब याद नहीं आए, जब कमलनाथ जी ने 1500 रुपए नारी सम्मान योजना निकाली तब ये बौखलाए हुए थे। तब फटाफट इन्होंने बोला कि 1000 रुपए लाडली बहनों को देंगे। जब लाडली बहनों को 1000 रुपए देने लगे तो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन ये पहले बंद करी, ये रोक दी गई। डॉक्टरों की पेमेंट रोक दी गई, नर्सों की पेमेंट रोक दी गई। इनसे पूछो युवा क्यों हत्या कर रहा है, युवा बेरोजगार क्यों घूम रहा है। नर्सों की अभी तक इन्होंने एग्जाम क्यों नहीं होने दे रहे, जो 3 साल का कोर्स को 4-4, 5-5 साल में पहुंचा दिया है। इनसे सवाल पूछिए ना। तौर पे आरोप प्रत्यारोप के बहुत सारे दौर हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनमें कि लगातार आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। मगर मतदान 17 नवंबर को होना है, उसके बाद ही मालूम पड़ेगा कि किसकी सरकार बनती है। आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, क्योंकि हमारे पास समय कम है, मगर हमारे साथ खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।